Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss another very conceptual topic, that is photorespiration in plants. So let's move to the classboard. So dear students, chapter number 13, gaseous exchange, and now photorespiration. In plants. Another very conceptual topic. So photorespiration, पहले आते हैं इसके literal meaning की तरफ. So photo means light और respiration हम पहले बात कर चुके हैं, that is the exchange of gases between the organism and its environment. तो यहाँ पर हम specifically इसकी बात कर रहे हैं plants की. तो plants के अंदर रोशनी की मौजूदगी में दिन के वक्त in the presence of light जो respiratory activity हो रही है उसको हम कहते हैं photorespiration. So we can define it as the respiratory activity occurring in plants during daytime is called as photorespiration. इसको हम photorespiration कहते हैं क्योंकि ये किसके साथ लिंक्ड है? विद डे टाइम, दिन के वक्त. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो चीजें अपने जहन में रखनी है. प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस भी हो रही है दिन के वक्त और साथ ही साथ में फोटोरेस्पिरेशन भी हो रही है. ये दोनों ऑपोजिट चीजें हैं, ये दोनों डिफरेंट प्रोसेसेस हैं. फोटोरेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस दोनों ही लाइट से कंसर्न है, दिन के वक्त डे एक्टिविटी है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट है. फोटोसिंथेसिस आप पढ़ चुके हैं डियर स्टूडेंट्स कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं और उसको शुगर्स में कन्वर्ट करते हैं और ऑक्सीजन को लाइबरेट करते हैं, इवॉल्व करते हैं. जबकि यहां पर फोटोरेस्पिरेशन इसका रिवर्स है. इट इज द रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. वो किस सेंस में कि यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज हो रही है. क्लियर? यहां पर ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है, वहां पर फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन लाइबरेट हो रही थी. वहां पर फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो रही थी, यहां पर ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है. यहां पर रिलीज क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड. सो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन देम. क्लियर? अब फोटोरेस्पिरेशन जो है डियर स्टूडेंट्स, ये प्लांट्स में क्यों होती है, कैसे होती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. सो चैप्टर नंबर 11 उसमें हमने पढ़ा था केल्विन बेंसन साइकिल, जिसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं. वहां पर हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको फिक्स किया जाता है किसके अंदर? शुगर्स के अंदर. क्लियर? और यहां पर इसका रिवर्स होने वाला है. वहां पर एक एंजाइम की बात हुई थी जो फर्स्ट जो प्रायोरिटी के ऊपर एक कंपाउंड है जो कि हर प्लांट्स के सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर मौजूद होता है, उसे हम कहते हैं राइबोलोज बिसफॉस्फेट. याद होगा आपको, केल्विन साइकिल में पढ़ा था हमने. राइबोलोज बिसफॉस्फेट एक 5 कार्बन शुगर है. राइबोस एंड राइबोलोज, राइबोस क्या है? ये एल्डो शुगर है और राइबोलोज ये कीटो शुगर है. ये आपसे पहले भी चैप्टर नंबर 2 में भी मैं डिफरेंस इसका डिस्कस कर चुका हूँ. बिसफॉस्फेट मीन्स के 5 कार्बन शुगर और उनकी कार्बन नंबर 1 और 5 के ऊपर क्या है? फॉस्फेट. 2 फॉस्फेट ग्रुप्स है, एक 1 के ऊपर और एक 5 के ऊपर, इसलिए इसको राइबोलोज बिसफॉस्फेट कहते हैं. तो पहले इसके हवाले से भी थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं. सो देयर इज अ कंपाउंड बाय द नेम ऑफ RUBP that is called as ribulose
बिसफॉस्फेट। क्लियर? ये इसी तरह सही है। कार्बन 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 कार्बन है और उनके टर्मिनल्स के ऊपर एट नंबर 1 देयर इज फॉस्फेट ग्रुप and at number 5 there is another phosphate group. So this is ribulose, ये 5 कार्बन शुगर, बिसफॉस्फेट, तो फॉस्फेट्स। अब डियर स्टूडेंट्स, इस रेस्पिरेशन में क्या होगा, यहां पर एक एंजाइम बहुत अहम है, दैट इज नोन एज रोबिस्को। इसको याद रखिएगा, दैट इज रोबिस्को। So what is meant by this robisco? Basically it is an enzyme, that is enzyme मतलब कि कोई बायोकेमिकल रिएक्शन को ही कैटालाइज करवा रहा है। सो RUBIS, ठीक है, ये यहां तक, दैट इज राइबुलोज बिसफॉस्फेट RU for ribulose, BIS for bisphosphate, and C and O, ये अलग से हैं। C stands for carboxylase and O stands for oxygenase. So this is basically रोबिस्को जो है ये डुअल एंजाइम है, ये कार्बोक्सिलेज के तौर पर भी एक्ट कर रहा है और ऑक्सीजनेज के तौर पर भी एक्ट कर रहा है। वन इट इज एक्टिंग as carboxylase, it adds carbon dioxide to ribulose bisphosphate। इस कंपाउंड के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करेगा और उससे क्या बनेंगी, शुगर्स बनेंगी, दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स। लेकिन जब ये ऑक्सीजनेज के तौर पर एक्ट करेगा, then what will happen? It will add oxygen to ribulose bisphosphate। तो इसके अंदर किसको ऐड करेगा, ऑक्सीजन को, और इसका नतीजा क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ serine and कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो ये जो प्रोसेस है, जब ये ऑक्सीजनेज के तौर पर एक्ट करता है और इसमें सीरीन और कार्बन डाइऑक्साइड बनवाएगा, रोबिस्को जब इसके ऊपर साथ ऐड करेगा ऑक्सीजन को, तो ये प्रोसेस कहलाता है फोटो रेस्पिरेशन। सो दिस इज फोटो respiration and this is actually the Calvin cycle, Calvin-Benson cycle, which is the second phase of photosynthesis। हम इसको इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस भी कह सकते हैं। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस होगा क्या, अच्छा उससे पहले एक और चीज ऐड करते हैं। रोबिस्को ये बेसिकली एंजाइम है which is present in क्लोरोप्लास्ट। प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं, डबल मेम्ब्रेन पॉन्डेड ऑर्गेनल, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, वहां पर मौजूद है। चूंकि प्लांट्स की तादाद इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, प्रोड्यूसर्स दे आर एट द मैक्सिमम काउंट, तो इसका मतलब है कि उनके अंदर जो सेल्स हैं, बेसोफिल सेल्स भी जाता है, बेसोफिल सेल्स जाता है और बाकी सेल्स जाता है, तो उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद है। क्लोरोप्लास्ट अगर है तो मतलब रोबिस्को भी मौजूद है। रोबिस्को क्या एंजाइम है, एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन्स हैं। सो इट इज the chloroplast, they have robisco. It is probably the most abundant protein in world, पूरी दुनिया में
मोस्ट प्रोबेबली यही कहा जा सकता है कि क्योंकि तादाद के हवाले से देखें तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर्स हैं, तो उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, तो उनके अंदर रोबिस्को लाजमी है। तो क्लोरोप्लास्ट में सबसे ज़्यादा रोबिस्को, और चूंकि क्लोरोप्लास्ट हर प्लांट सेल के अंदर है तो दुनिया पूरी दुनिया प्लांट्स जाता है, तो इस वजह से दैट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। इसको एमसीक्यूज के लिए मार्क कर लीजिएगा in the world. Which one? Robisco, the enzyme. Okay. So as we have discussed in the chapter number 3 that the enzymes, they are the globular proteins. Now coming towards this process, what is photorespiration? So इसके हम steps की बात करेंगे। फिर उसके बाद आते हैं इनकी consequences की तरफ, कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक, पहले इसको समझ लेते हैं। Steps of photorespiration. So there are 3 main steps of photorespiration. The first step is the ribulose bisphosphate is added, it reacts with oxygen in the presence of Robisco and forms two carbon compound that is glycolate. और ये कहां पर हो रहा है, ये स्टेप कहां पर हो रहा है डियर स्टूडेंट्स? दिस इज being carried in the chloroplast. This is occurring in chloroplast. तो वहां पर क्या बना? Over here plus oxygen in the presence of Robisco. लेकिन यहां पर ये किसके तौर पर एक्ट कर रहा है डियर स्टूडेंट्स? ऑक्सीजनेस के तौर पर, क्योंकि ऑक्सीजन को ऐड करवा रहा है, तो तब ये किसके ऑक्सीजनेस के तौर पर एक्ट कर रहा है। सो इट कन्वर्ट्स इनटू, यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, याद रखिएगा। एक तो बनेगा फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, प्लस ग्लाइकोलेट, दैट इज 2 कार्बन कंपाउंड। क्योंकि ये तो 5 कार्बन कंपाउंड था, तो टूटेगा तो उसे एक 3 कार्बन कंपाउंड, एक 2 कार्बन कंपाउंड बनेगा। क्लियर? नाउ द सेकंड स्टेप। So in the second step, the glycolate enters into peroxisome, into single membrane bonded organelle peroxisome. चैप्टर नंबर 4 आपको डिटेल से समझाया था। पेरोक्सिसोम के अंदर ये एंटर होगा। पेरोक्सिसोम सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। एंटर द पेरोक्सिसोम एंड is converted into glyoxylate plus H2O2। याद आया आपको
कि पैरोक्सीसोम का क्यों नाम ऐसा रखा गया था कि क्योंकि इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। तो यहां से ये बन गया। अब ये जो ग्लायोसाइलेट है, देन ग्लायोसाइलेट is converted into glycine. It is converted into glycine, the simplest amino acid. याद होगा चैप्टर नंबर 2 में सबसे सादा ये अमीनो एसिड है. So what happens? The glycolate is converted into glyoxylate plus H2O2. फिर बाद में H2O2 को डिकम्पोज कर देंगे पेरोक्सीसोम्स. क्लियर? And this glyoxylate is converted into glycine. That is the simple amino acid. Clear? And now the third step. In the third step, two molecules of glycine in mitochondria. अब ये यहाँ से डिफ्यूज करके कहाँ पे चला जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में. In mitochondria form serine and carbon dioxide is released. Clear? So that is the third step. तो कहाँ से राइबोलोज बिसफॉस्फेट को किस में कन्वर्ट किया गया? सेरीन में. सो दिस इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द फोटोरेस्पायरेशन. क्लियर? तो यहाँ पे सेरीन बन गया. अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया. इससे आगे क्या होने वाला है? सो दिस इज द हाफ स्टोरी. यहाँ तक फोटोरेस्पायरेशन होगी. दिस इज द हाफ स्टोरी. सो व्हाई व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट? इसके बाद सेरीन के बनने के बाद क्या प्रोसेस होने वाला है वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ अभी. So here we go. Dear students, so ये कौन सा ऑर्गेनेल है? You know it very well. That is chloroplast. तो इसके अंदर इंटरग्रेनम और ग्रेनम अभी मैंने ड्रॉ करा. Here. So what happens here? Ribulose bisphosphate. Clear? It is converted into phosphoglyceraldehyde plus glycolate. Clear? इसमें किसमें कन्वर्ट हो गया? ग्लाइकोलेट में. उसके बाद ये कहां पर जाएगा? It will move on into a single membrane pointed organelle which is called peroxisome. So this is chloroplast and this one is the peroxisome, the organelle which is involved in the formation and decomposition of H2O2, hydrogen peroxide. अब यहाँ से ग्लाइकोलेट डिफ्यूज करके किसमें जाएगा? into the peroxisome. और फिर यहाँ पर the glycolate it is converted into, जी dear students, किसमें कन्वर्ट होगा? It is converted into glyoxylate plus H2O2.
O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि इसका काम था इस ऑर्गेनेल का. एंड फ्रॉम हियर द ग्लायोसाइलेट इज कन्वर्टेड इनटू, जी डियर स्टूडेंट्स, किसमें कन्वर्ट होगा? इनटू ग्लाइसिन, इनटू ग्लाइसिन. और उसके बाद क्या होगा? फाइनली द ग्लाइसिन is going to enter into mitochondria. So this is our mitochondria. तो यहां से ग्लाइसिन कहां पे चला गया? It will move into mitochondria. So from here to glycine will form, जी स्टूडेंट्स, क्या बनेगा? Serine plus the carbon dioxide is evolved. तो यहां तक तो हमने स्टोरी पढ़ी, ये सारी फोटो रेस्पिरेशन. लेकिन इससे आगे सीरीन से क्या होने वाला है? ये क्यों हुआ? ये प्रोसेस आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? नाउ दिस डियर स्टूडेंट्स, दिस सीरीन will move back into peroxisome and it will be converted into the serine is converted into glycerate. It will be converted into glycerate. और glycerate से क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स? जो glycerate है, it will diffuse back into the chloroplast and will form 3-phosphoglyceraldehyde. क्लियर? आपको याद आ गया केल्विन साइकिल? और ये 3-phosphoglyceraldehyde it will enter into Calvin cycle, Calvin Benson cycle, और यहां से क्या बनवाया जाएगा? नाउ शुगर्स से दोबारा से अब शुगर्स बनवाई जा रही है. सो डियर स्टूडेंट्स, ये वाली कहानी रिमेनिंग थी जो कि यहां पर शामिल नहीं की गई. तो एक्चुअली राइबोलोज बिसफॉस्फेट से सेरीन तक के बनने के प्रोसेस को कहा हमने फोटो रेस्पिरेशन, क्योंकि ये डे एक्टिविटी है, इसमें इट इज इन्वॉल्व लाइट. और लेकिन यहां पर एक सबसे अहम चीज जो कि मेंशन करनी है, दैट ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन ATP and NADPH, adenosine triphosphate and nicotinamide adenine dinucleotide phosphate are used. Clear? तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है. जिस तरह से केल्विन साइकिल में ये ATP और NADPH इस्तेमाल हो रही थी कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए इनटू शुगर्स, इसी तरह से यहाँ पर ATP और NADPH को भी इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर सीरीन बनवाने के लिए. और सीरीन जो है ये वापस इस्तेमाल होगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 3-phosphoglycerate. आपको याद आ गया होगा चैप्टर नंबर 11 में केल्विन साइकिल, डार्क रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, उसमें 3-phosphoglycerate जो है वहां से फिर दैट एंटर्स इनटू द केल्विन साइकिल और वहां से फिर जो शुगर्स है उसको बनवाया जाएगा. तो शुरू में ये समझा जाता था कि शायद एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है कि इसकी जो एक्टिव साइट है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज की, रोबिस्को की, कि शुरू का जो माहौल था जब ये दुनिया बनी तो ऑक्सीजन कम थी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी, तो तब ये इतना ज़्यादा इशू नहीं था.
अब जैसे-जैसे फोटोसिंथेसिस होती गई, तो ऑक्सीजन रिलीज़ होती गई, तो इस वजह से अब इन्होंने प्लांट्स ने फोटो रेस्पिरेशन भी स्टार्ट कर दी। लेकिन ये एक आइडिया है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है? लेकिन ऐसा देखा गया साइंटिफिकली कि ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन को रोक दिया गया खुद से केमिकली, उनके अंदर भी ग्रोथ होती है। तो फोटो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस ये साथ-साथ चल रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि फोटो रेस्पिरेशन क्यों ज़रूरी है और इसको कब प्लांट्स में होना चाहिए। तो होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द गैसियस एक्सचेंज एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।